Hello everyone, this is me Ishita. Today we will be covering unit number 2 का पार्ट 2 रिस्क हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और जिस लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, जाइए फटाफट पार्ट 1 देखो, तब पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, वल्नरेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी हेल्प करती है डिटरमाइन करने में कि कैसे किसी भी सीवियर हैजार्ड ने, ठीक है, डिजास्टर ने इम्पैक्ट किया है कम्युनिटीज को। ठीक है, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, तो उस अर्थक्वेक ने जो भी तबाही मचाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेकार किया है, लोगों के घर तोड़ दिए हैं, तो उसके बाद लोगों पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करती है वल्नरेबिलिटी। अब इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं? फर्स्ट इज फिजिकल, सेकेंड सोशो इकोनॉमिक। ठीक है, फिजिकल कैसे हो सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, है ना, पुअर पीपल कह लो, मिडिल क्लास पीपल कह लो, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। ठीक है, तो फर्स्ट वल्नरेबिलिटी ये होगी। वल्नरेबिलिटी एक तरीके से कमजोरी दिखाती है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट इज सेटलमेंट इन हजार्ड प्रोन एरिया। इनके कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो एक अच्छे एरिया में रहना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इस टाइप के जोन्स में रहते हैं जहां पर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते रहते हैं, ठीक है, या हमेशा बाढ़ की आशंका बनी रहती है, मतलब उन्हें पता है कि यहाँ पे कभी भी बाढ़ आ सकती है, स्टिल वो लोग वहां पे रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सोशो इकोनॉमिक। अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई एक पर्सन जो है अच्छी बिल्डिंग, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पॉवर्टी, है ना, या वो वीकर सेक्शन से बिलोंग कर रहा है, या उनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो जो है अपनी बेसिक जो नेसेसिटी है उसके साथ साथ जो है एक्स्ट्रा चीजें भी अफोर्ड कर पाए। ठीक है, तो ये एक कारण क्या हो गया, ये इकोनॉमिक पॉवर्टी वाला रीजन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स क्या है जो इन्फ्लुएंस करते हैं वल्नरेबिलिटी को। ठीक है, फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर, कि आप कहाँ रह रहे हो, ठीक है, लोकेशन क्या है। ठीक है, सेकंड वीक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम देख चुके, सेकंड सोशल, सोशल भी हम देख चुके, तो इकोनॉमिक देखते हैं। इकोनॉमिक में पहला आ गया पॉवर्टी, सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी इनकम कैसी है, ठीक है, वो भी मैटर करता है। नेक्स्ट इज मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी जो गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज बनाती है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है, वल्नरेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं ये। और गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल अगर अर्थक्वेक से जो भी तबाही मचेगी, ठीक है, अगर गवर्नमेंट एड दे लोगों को, ठीक है, तो उससे लोगों की हेल्प होगी। जैसे कि फ्लड जब बाढ़ आती है बिहार में, गवर्नमेंट वादे करती है कि हम आपको पक्का मकान बना के देंगे या आपको इतने ये जो है अमाउंट मिलेगा। बट लेटर ऑन जब मीडिया वहां पे जाती है, ठीक है, जब शांत हो जाता है माहौल, जब मीडिया जाती है, तो हमेशा ये देखने के लिए मिलता है कि गवर्नमेंट उम्मीदें तो बहुत बड़ी बड़ी देती है बट करती कुछ नहीं है। ठीक है, या अगर करती भी है तो फ्यू लोगों को ही उस चीज का बेनिफिट मिल पाता है, सभी लोगों को नहीं मिल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जो गवर्नेंस क्वालिटी है, मतलब जो गवर्नमेंट है उनको पॉलिसी, स्कीम्स, रेगुलेशन जो है एक सही क्वालिटी की बनानी चाहिए। जिस भी एरिया में, जो भी एरिया डिजास्टर प्रोन है, जहां पर फ्रीक्वेंट जो है आपदाएं आती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेशन इनटू डिजास्टर फेनोमेना थ्रू स्टडी ऑफ रिपीट इवेंट। ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर बार बार फ्लड आ रही है, ठीक है, या बार बार अर्थक्वेक आ रहा है, या बार बार ड्रॉट आ रहा है, ठीक है, सूखा पड़ रहा है, तो वहां पे हमें रिस्क असेसमेंट करना है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस करना है। ठीक है, कि अगर फ्लड आ रही है तो कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है, और क्या कारण है फ्लड आने के, क्या खाली रेनफॉल कारण है या कुछ अदर कारण है, क्यों वहां पे जो है डिजास्टर बार बार फ्रीक्वेंट आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो उससे लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितना लॉस हो रहा है, ये सब चीजें हम रिस्क असेसमेंट में देखते हैं। ठीक है, कि कितना डैमेज हो रहा है, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर लॉस, की अगर दोबारा आई, ठीक है, दोबारा साइक्लोन आया तो उन एरियाज में क्या फ्यूचर लॉस हो सकता है। ठीक है, पर्पस क्या है इसका? पर्पस है इट हेल्प्स टू डिजाइन टारगेटेड रिस्क रिडक्शन पॉलिसीज, यानी कि पहले हम एनालिसिस करेंगे, पहले हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रही है, कितना जो है लॉस हो रहा है, उसके बाद हम एस्टिमेट लगाएंगे कि भाई हम कितना इन्वेस्ट करें कि हम ऐसी पॉलिसीज ला पाए जिससे जो है लोगों को बेनिफिट हो। ठीक है, अब चैलेंज क्या आता है इस टाइप की रिस्क रिडक्शन पॉलिसीज बनाने में? चैलेंज क्या आता है? फर्स्ट इज प्रिसाइज क्वांटिफिकेशन इज डिफिकल्ट ड्यू टू लैक ऑफ डाटा, क्योंकि डाटा ज्यादा अवेलेबल नहीं है इसलिए चैलेंज आता है। सेकेंड इज, यानी कि सिर्फ ग्रॉस एस्टिमेट पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट इज खाली ग्रॉस एस्टिमेट पॉसिबल है कि नंबर ऑफ डेथ कितनी हो रही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज मल्टी हजार्ड एरिया, यानी कि ऐसे एरिया जहां पर जो है मल्टीपल हजार्ड आते हैं, मतलब फ्लड भी आ रही है, अर्थक्वेक भी आ रहा है, साइक्लोन भी आ रहा है, तो इस टाइप के एरियाज में टैकल करना इज डिफिकल्ट।
देखो नेक्स्ट टॉपिक इज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि अगर यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एस्टिमेट एक्सपेक्टेड लॉस। ठीक है, यानी कि किसी भी हजार्ड या डिजास्टर के आने की वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में कितना लॉस हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर एक एरिया में साइक्लोन स्ट्राइक करता है, ठीक है, और उसकी स्पीड हम माने 130 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है, यानी कि एक घंटे में वो 130 किलोमीटर कवर कर ले रहा है। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ पीपल जो है मरने की आशंका है। ठीक है, मतलब मर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, हम सोच रहे हैं, ठीक है, अनुमान लगा रहे हैं। प्रॉपर्टी वर्थ वाई, यानी कि वाई नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो है डैमेज हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खराब हो सकता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस्टिमेट लगाएंगे। ठीक है, कि इन सब चीजों को ठीक करने के लिए क्या पर्टिकुलर अमाउंट जो है हो सकता है। ठीक है, डायनामिक नेचर, वल्नरेबिलिटी डेवलप ग्रेजुअली नॉट सडनली, यानी कि वल्नरेबिलिटी जो है एकदम से नहीं आती है, इट्स डेवलप थ्रू टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर एरिया में साइक्लोन आया, ठीक है, वहां पे लोग जो है इम्पैक्ट होंगे, ऑब्वियसली इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, अब जिनके मान लो किसी का घर होगा, ठीक है, अगर वो घर तबाह हो गया, उस चीज में लॉस हो गया, प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, तो उनका एक तरीके से जो इमोशनल तो जो है मोरल डाउन होता ही है, प्लस अब वो जाएंगे कहाँ, अगर घर ही नहीं है तो, अगर उनकी इकोनॉमिक लाइफ भी इतनी खराब नहीं है, तो अगर उनके पास घर ही नहीं है तो वो जाएंगे कहाँ। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, अब उन्हें दोबारा पैसा कमाना पड़ेगा एक घर बनाने के लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, वो गरीबी रेखा की तरफ जो है पुश हो जाएंगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिजास्टर। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी जो है ये ग्रेजुअली नहीं आती है, तुरंत नहीं आती है, सडनली नहीं आती है। इट डेवलप्स ग्रेजुअली, मतलब टाइम के साथ ये डेवलप होती है, सडन नहीं आती है, अचानक से नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट रीडिफाइनिंग डिजास्टर। रीडिफाइनिंग डिजास्टर में इतना बताया गया है बस कि डिजास्टर को हमें मल्टी डायमेंशनल तरीके से देखना चाहिए, खाली हमें ये नहीं देखना कि कोई आपदा आ रही है। ठीक है, हमें अपना पर्सपेक्टिव जो है मल्टी डायमेंशनल रखना है। ठीक है, यानी कि हमें सोसाइटी की तरफ से भी देखना है कि कम्युनिटी पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें डेवलपमेंटल आउटलुक से भी देखना है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में डिजास्टर आ रहा है तो गवर्नमेंट वहां पे क्या काम कर रही है, क्या पॉलिसीज ला रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को वो दोबारा रिपेयर करवा रही है ना। नेक्स्ट हमें इकोलॉजिकल आउटलुक की तरफ भी देखना है कि हम अपने एनवायरमेंट को कितना सस्टेनेबली यूज कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, बिकॉज इतना ज्यादा हम जो है डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, हर एक घर में फ्रिज कॉमन हो गया, हर एक घर में एसी कॉमन हो गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो हमें अगर यूज करना है एनवायरमेंट का तो सस्टेनेबली हो, जिससे हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध रहे, सेफ रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी इम्प्लीकेशन। जो गवर्नमेंट है उनको पॉजिटिव पॉलिसीज बनानी चाहिए जो हेल्प आउट करे लोगों को किसी भी डिजास्टर को फेस करने में। ठीक है, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क्स पे काम करना चाहिए जहां पर सोशल यानी सोसाइटी की तरफ भी ध्यान जाए, डेवलपमेंटल चीजों की तरफ भी ध्यान जाए। नेक्स्ट इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को भी वो इंटीग्रेट करें, यानी इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है पॉलिसीज क्रिएट की जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉवर्टी एलिवेशन एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट। लोगों को जो है एम्पावर करने की तरफ गवर्नमेंट ध्यान दे। ठीक है, पॉवर्टी से लोग निकल पाए। ठीक है, कल्चरल कंटिन्यूटी एंड कंपैटिबिलिटी इन मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, यानी कि किसी भी डिजास्टर के आने से पहले ही जो है गवर्नमेंट जो है लोगों को प्रिपेयर्ड रखे। ठीक है, यानी कि लोगों में अवेयरनेस हो कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो हमें जो है अपने घरों से बाहर निकलना है, एक सेफ प्लेस पे जाना है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर आपने घर के अंदर हो, एकदम से अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, और बहुत हाई इंटेंसिटी का आ रहा है और एकदम जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो डैमेज हो रही है, मतलब घर जो है टूट टूट के गिर रहा है। ठीक है, तो हमें उस टाइम पे टेबल के नीचे जो है छुप जाना चाहिए। ठीक है, जिससे कैसे ना कैसे करके जान बचे। तो इस टाइप से गवर्नमेंट को अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। इक्विटेबल पार्टिसिपेशन थ्रू एम्पावरमेंट, और डिसीजन मेकिंग में जो है सभी लोग जो है क्या कर पाए, पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल गवर्नेंस, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है वहां पे सबके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्लियरली असाइंड हो। ठीक है, इक्विटेबल पार्टिसिपेशन का देखो यहाँ पे हम एक ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है कोई भी पॉलिसी बना रही है, ठीक है, तो उसमें जो लोग हैं वो भी उस चीज से सहमत हो। ठीक है, एग्री करें, ठीक है, डिसएग्री ना करें गवर्नमेंट के साथ। ये है इक्विटेबल पार्टिसिपेशन वाले का मतलब। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट इज पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट। कोई भी डिजास्टर आता है, चाहे वो फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, साइक्लोन हो, ठीक है, तो सबसे पहला काम जो
लोग लोग जो करते हैं वो है पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, यानी लोग जो है उस एरिया को, जो इम्पैक्टेड एरिया है उसको छोड़ के जो है दूसरी जगह शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, अगर जिस एरिया में डिजास्टर आया है वहां पे वो रह रहे हैं, ठीक है, काफी लंबे समय से रहते आ रहे हैं, वहां पे वो जॉब कर रहे हैं, तो उनको वो अपनी जॉब वगैरह छोड़नी पड़ती है और दूसरी जगह जाके शिफ्ट होना पड़ता है, और एक नई जगह शिफ्ट होने में ही एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अगर आपको वहां पे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है, फिर घर नहीं है, बेसिकली आप अपना घर जो है वो छोड़ के आ रहे हो, ठीक है, तो आपको रेंट पे कहीं रहना पड़ेगा, फिर उस वो एक्सपेंसेस जो है बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, पॉवर्टी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बताया कि इंट्रेंचड ऑलिगारिक सिस्टम बिजनेस रिफॉर्म। ठीक है, यानी कि जो करप्शन है, ये जो वीक इंप्लीमेंटेशन है ऑफ पॉलिसीज, यानी गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी बना भी रही है तो जो मिनिस्टर्स वगैरह उनमें इतना करप्शन है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही सही तरीके से। ठीक है, अगर कोई स्कीम गवर्नमेंट ला रही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लड आ रही है, तो जो लोगों के घर टूटे हैं उनको क्या है, पैसे दिए जाते हैं, है ना, कि आप अपना घर दोबारा बनवा सको। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो करप्टेड है, तो वो पैसा सही तरीके से कॉमन पीपल के पास नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन। ठीक है, रूरल माइग्रेशन की तरफ, जैसे कि आपने देखा होगा जो सिटीज हैं, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, गाजियाबाद हो गया, ठीक है, तो इन शहरों में बहुत ज्यादा लोग जो है बिहार से, अदर अदर स्टेट से आ रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, बट यहाँ पे क्या आप देखोगे ना, पानी जो वाटर लेवल है, ग्राउंड लेवल, वो बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है। ठीक है, और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हो रहे हैं अनसेफ, जैसे कि आप देखोगे 6-6, 7-7 मंजिल बना दे रहे हैं लोग। ठीक है, क्या वो सेफ है, अगर अर्थक्वेक आएगा, अगर ये सब चीजें गिरेंगी, तो सोचो आप कितना लेवल ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है ना, कितने बड़े लेवल पे जो है डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, अब इसी की वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ते हैं। ठीक है, जब अलग अलग एरिया के लोग जो है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लोग आके एक साथ रहते हैं, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं फिर। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा है, बट अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है। आप कहीं भी देखोगे, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 20,000 रुपए की जॉब है, ठीक है, और अगर आप अपने मैनेजर को नखरे दिखा रहे हो कि भाई नहीं, मैं तो जो है सैटरडे संडे ऑफ लूंगा, ठीक है, तो आपकी जगह पे कोई और बंदा जो है उससे कम में तैयार है जॉब करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है कि अपॉर्चुनिटीज की कमी है, एम्प्लॉयमेंट बहुत है, बट अपॉर्चुनिटीज मतलब सॉरी, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब लोग बहुत ज्यादा है, तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या बना दिया, पूरे वर्ल्ड को कॉम्पिटिटिव बना दिया है। ठीक है, एक तरीके से कि अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा और एम्प्लॉयमेंट कम है। इंडिया का एग्जाम्पल 1901 में जब सेंसस हुआ तो 25.8 मिलियन अर्बन डवेलर्स थे। ठीक है, 2011 में सेंसस हुआ तो 377 मिलियन लोग, ठीक है, जो टाउन्स वगैरह में रह रहे हैं। ठीक है, तो कितना ज्यादा परसेंटेज जो है बढ़ा है। नेक्स्ट, डिजास्टर एंड माइग्रेशन। अभी हम फर्स्ट पॉइंट में पढ़ चुके हैं कि कैसे लोग जो है माइग्रेट करते हैं। ठीक है, डिजास्टर की वजह से लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, जिससे लोगों की जो रोजी रोटी है वो भी छिन जाती है। ठीक है, स्पेशली फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, या जो लोग स्मॉल एक तरीके से फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए। ठीक है, इंश्योरेंस कवरेज, यानी जो सरकार इंश्योरेंस भी देती है वो भी सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, ड्यू टू करप्शन वगैरह। ठीक है, थर्ड इज कल्चरल इम्पैक्ट कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने गांव में रह रहे हो, ठीक है, वहां के आसपास के लोग आप उनको सबको जानते हो, ठीक है, वो सेम मे भी हो सकता है वो आपकी सेम कास्ट के हों, अगर सेम कास्ट के भी नहीं है, क्लास के भी नहीं है, रिलीजन के भी नहीं है, तो भी जहां पे हम बहुत लंबे समय से रहते आ रहे हैं, आपस में हमें क्या होती है, यूनिटी होती है। बट जब आप अपना घर छोड़ के, होमलैंड छोड़ के कहीं और जो है क्या करोगे, शिफ्ट करोगे या फिर मूव करोगे, तो वहां पे क्या है, हमें अलग लोग देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आपकी क्या पता उनसे बने ना बने, तो ये सब चीजें प्रॉब्लम आती हैं। रिफ्यूजी, ठीक है, यानी कि अदर कंट्रीज से जब रिफ्यूजीज आते हैं तो वहां यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल एंड हेल्थ हेल्थ चैलेंजेस भी क्रिएट होते हैं। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि कैसे जो बांग्लादेश से जो लोग आ रहे थे उनको वापस भेजा गया, है ना, कि भाई
ऐसे इलीगल तरीके से, जो इलीगल इमाइग्रेंट्स है उनको वापस भेजा गया। ठीक है, फोर्थ हम देखेंगे जेंडर वल्नरेबिलिटी। तो वुमेन फेस सिस्टमेटिक डिस एम्पावरमेंट, रिलीफ एंड रिकवरी। ठीक है, वुमेन हर जगह पे आपने देखा होगा क्या फेस करती है, इनइक्वालिटी फेस करती हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पुअर एसेस टू कम्युनिकेशन शेल्टर रिलीफ गुड। एसेस टू कम्युनिकेशन मतलब क्या, वुमेन्स की जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ओपिनियन मैटर ही नहीं करता सोसाइटी में। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेड पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग डिजास्टर प्लानिंग, यानी कि वही वाली बात की वुमेन का जो एक तरीके से पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम परसेंटेज में है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज पॉलिसीज मस्ट इंडिकेट जेंडर इक्विटी, यानी कि जब मेंस की बात सुनी जा रही है तो वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स है वो भी सुनी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, कि कैसे ड्यू टू डिजास्टर लोग पॉवर्टी की तरफ पुश हो जाते हैं। ठीक है, यूएन का डाटा बताता है कि लीस्ट डेवलप कंट्री 11% हैजार्ड एक्सपोजर बट 53% कैजुअलिटी, डेवलप कंट्री 50% एक्सपोजर बट ओनली 2.8% कैजुअलिटी। देखो, लीस्ट डेवलप कंट्री यानी कि जो कंट्रीज कम डेवलप्ड है वहां पर 11% में ही हैजार्ड एक्सपोजर है, मतलब कोई भी डिजास्टर आने की जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है वो 11% है। ठीक है, बट 53% कैजुअलिटीज है, मतलब वहां पर 53% जो लोग हैं वो इम्पैक्ट होते हैं किसी भी डिजास्टर आने से। ठीक है, बट जो डेवलप नेशंस है वहां पे हम देखेंगे 50% एक्सपोजर है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी आने की, बट सिर्फ 2.8% कैजुअलिटीज है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो डेवलप कंट्री है वहां पे पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, इसलिए लोगों पे इसका इम्पैक्ट कम है, बट जो लीस्ट डेवलप कंट्री है वहां पे पॉलिसीज गवर्नमेंट की इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए उसका इम्पैक्ट ज्यादा है लोगों के ऊपर। ठीक है, डिजास्टर की वजह से लोग जो है एक तरीके से पॉवर्टी के साइकिल में भी फंस जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जोग्राफिकल फैक्टर्स। पॉवर्टी इंक्रीज वल्नेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल। पॉवर्टी की वजह से क्या होता है, लोग वल्नेबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि लोग क्या है एक लूप में फंस जाते हैं प्रॉपर। ठीक है, जिससे वो निकल नहीं पाते। ठीक है, कैसा लूप, गरीबी का लूप एक तरीके से हम कह सकते हैं। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एसेंशियल है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे जो है अफेक्ट करिए डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, कोस्टल जोन, वेटलैंड, कोरल रिलीफ एट रिस्क। ऐसी जगह, कोस्टल जोन कौन से होते हैं, समुद्र के किनारे वाले, समुद्र के किनारे के आसपास जो भी बसापत है। वेटलैंड्स हो गए, कोरल रिलीफ्स हो गए। कोरल रिलीफ्स में ना बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हमें देखने के लिए मिलते हैं और ये बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, अब क्या कर दिया है जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने इन जोन्स को पता है क्या बना दिया, इन जोन को टूरिज्म के लिए बना दिया। इंडिया में भी आप देखोगे तो कोरल रीफ्स पे टूरिज्म है, लोग जाते हैं वहां पे देखने। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, इसलिए वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन हमें देखने के लिए मिलता है, बहुत सी चीजें हैं जो डिफरेंट है। ठीक है, अदर अदर प्लेसेस से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन जगहों को टूरिज्म के लिए अलाउ कर दिया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये इनकी जो नेचुरल एक तरीके से ब्यूटी है वो फेड अवे होती जा रही है, बिकॉज लोग जहां भी जाते हैं गंद मचाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें एनवायरमेंट का सस्टेनेबल यूज करना चाहिए। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट फेस सी लेवल राइज। ठीक है, साइक्लोन, फ्लड, टूरिज्म ड्राइवन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन फ्रजाइल रीजन वर्सन डिजास्टर। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि टूरिज्म, ये जो ऐसी प्लेसेस है जहां पर नहीं अलाउ करना चाहिए वहां पे गवर्नमेंट ने टूरिज्म अलाउ कर दिया कि भाई जिसकी वजह से पैसा आए। ठीक है, एक तरीके से तो क्या हो रहा है कि वहां की कंडीशन जो है बहुत ज्यादा वर्स होती जा रही है, खराब होती जा रही है। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई फीडबैक देना हो, कोई सजेशन देना हो, ठीक है, जो चीज आपको लग रहा हो कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। ठीक है।